ना लाया हूं, सवाल आपके सामने है, एक बार ट्राई मारिएगा, देखिएगा मामला क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। सवाल में क्या है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव अब्सेंस ऑफ। मेन कहानी क्या है? प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं प्रेजेंट होना चाहिए? कार्बोसाइक्लिक रिंग, यानी कि कार्बन की साइकिल नहीं होनी चाहिए, होमोसाइक्लिक नहीं होना चाहिए। इस पर सवाल है सर, सीधा सा फंडा है। आपको अगर स्ट्रक्चर्स पता है तो बड़े आराम से आप कर लेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है, उसमें पिरिडीन, मैं एक एक ऑप्शन के लिए बना दे रहा हूं। अगर मैं पिरिडीन की बात करूंगा तो 6 की साइकिल होती है, और क्या रहता है साइकिल में? नाइट्रोजन। तो जाहिर सी बात है कि कैसा कंपाउंड है? हेट्रोसाइक्लिक। अगला बेटा बेंजीन, सबको पता है बेंजीन कैसा होता है? होमोसाइक्लिक, तो ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा बेंजीन पता है होमोसाइक्लिक है, कार्बोसाइक्लिक है। साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन है। अब यहां पर सर पूछा जा रहा है साफ साफ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव अब्सेंस ऑफ कार्बोसाइक्लिक रिंग। अगला है सर साइक्लोहेक्सेन और प्यूरान। तो वो कह रहा है कि कार्बोसाइक्लिक होना नहीं चाहिए, तो साइक्लोहेक्सेन ये हो गया। और फ्यूरान आप सबको पता है 5 की साइकिल होती है और ऑक्सीजन होता है, और ये सब के सब हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, अलग से लिखवाया है मैंने। चौथा ऑप्शन है सर प्यूरान और पिरिडीन। तो साफ समझ में आना चाहिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा? जो होमोसाइक्लिक ना हो, यानी कि जो कार्बोसाइक्लिक ना हो, तो आंसर क्या है? प्यूरान और पिरिडीन। तो हमारा करेक्ट आंसर है फोर्थ पार्ट। क्यों इसका लाइट वाला वो जो अपने आप ये डाउन हो जा रहा है सेटिंग? स्टैंडर्ड पे तो है ही है। किया है कभी? हाँ बताओ। आई केयर में तो वो और वो हो जाएगा, उससे क्या होगा? अबे तुम बिल्कुल ही हमें कहानी समझा दे रहे। सवाल समझ में आया है सर? तो बहुत क्लियर कट सवाल है, आसान सवाल था, लगभग सभी लोगों का सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं सर। क्या मतलब? नहीं नहीं बेटा, तुमने कुछ लिया है। हाँ हाँ हाँ, तुमने भोले बाबा का प्रसाद ले लिया है। तुमने आज सोमवार है ना, लिया है पक्का। नहीं किया करो, मंदिर जाया करो, सुबह सुबह प्रसाद नहीं लेना है, ठीक है। अगला सवाल, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, यानी कि हमें आईयूपीएसी नेमिंग अगर करनी है तो मैंने आपसे कहा था कि आंसर्स तो आपको दिए होते हैं, आपका काम केवल यह है कि आप पहला काम प्रिंसिपल कार्बन चेन को सेलेक्ट करो, दूसरा काम उस पर सही नंबरिंग कर लो, आंसर नजर आने लगेगा। पहली चीज, क्या यहां मल्टीपल बॉन्ड लगा है? हम वो प्रिंसिपल कार्बन चेन लेते हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो और साथ ही वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो। तो सीधा सा फंडा है कि हम कहां से लेकर कहां तक अपनी चेन को लेंगे, तो यहां से लेकर यहां तक आपको लेना है। क्लियर है मामला? अब सबसे लंबी चेन यही है, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
सीधा सा फंडा है, नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास में पड़ेगा। तो तीसरे नंबर पर पड़ रहा है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड से किया है। अब जो चीज नंबरिंग में नहीं आई वो सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो क्या क्या लगे हैं, मेथिल, मेथिल और एथिल। नाम लिखने का तरीका अल्फाबेटिकली, जो चीज जिसका नाम पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा, चाहे वो कहीं पर भी लगाओ। तो इसका मतलब हम लोग स्टार्ट जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 एथिल 3,6 डाई मेथिल, यहां तक मामला सही चल रहा है। उसके बाद 9 कार्बन तो नोन है, डबल बॉन्ड की पोजीशन तीसरी है यानी कि 3 इन। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट पार्ट। क्लियर है मामला। ये सब तो वो सवाल हैं जो तुमने सही किए होंगे। अगला क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ आ रहे हैं, चौथा पांचवा भी देखेंगे कब तक तुम बताते हो, अभी तक तो हम जान रहे हैं तुम्हारी बात। अगला सवाल है सर पूछा गया है नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन का मतलब 2 डिग्री कार्बन, यानी ऐसा कार्बन जो कितने कार्बन से जुड़ा हो, 2 कार्बन से। कैसे भी जुड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे सिंगल बॉन्ड से जुड़े चाहे डबल बॉन्ड से। डिग्री का मतलब सीधा सा है, डिग्री ऑफ कार्बन मतलब कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद हाउ मेनी कार्बन एटम्स। क्लियर कट पढ़ाया है सर। आइए तीनों स्ट्रक्चर देख लीजिए। पहला वाला बेंजीन है, क्या साफ समझ में आ रहा है कि जितने भी कार्बन हैं वो 2-2 कार्बन से ही जुड़े हैं, यानी इसमें सारे कार्बन क्या है, 2 डिग्री। तो इसका मतलब 2 डिग्री कार्बन की संख्या 6 है। इसके बाद इनके पास आते हैं, ये है मामला। अगर बात की जाए तो ये 6 कार्बन आपको दिख रहे होंगे, इसमें केवल ये 2 कार्बन 3 डिग्री हैं। बोलो बेटा, क्योंकि वो 3 कार्बन से घिरे हुए हैं। बाकी के 4 कार्बन जो है वो 2-2 कार्बन से ही अटैच है, यानी कि 2 डिग्री कार्बन की संख्या यहां कितनी हुई, 4। अगला सर यहां CH3 लगा है, साफ दिख रहा होगा। ये 6 कार्बन है, केवल और केवल ये कार्बन है जो 3 डिग्री है। बाकी के 5 कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, यानी 2 डिग्री कार्बन की संख्या यहां कितनी है, 5 है। बोलो बेटा, तो सही आंसर तुम्हारा क्या होगा, 6, 4, 5, यानी कि फर्स्ट पार्ट। क्लियर है मामला। तीनों सवाल कितने लोगों के सही हैं, ठीक बात। इससे पता चलता रहेगा ना, डिस्कशन का मीनिंग ये होता है कि हमको ये पता चले कि तुम्हारा विकेट कहां गिरा है, यानी कहां पर तुम गायब हुए हो। वरना घर पे तो सभी लोग सोल्यूशन देख लेते हैं यार, सोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल क्यों नहीं हुआ ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 IUPAC नेमिंग करनी है। सीधा फंडा है सर, हमारे पास प्रिंसिपल कार्बन चेन को सेलेक्ट करने का बड़ा सिंपल रूल पढ़ाया है। ऐसी कार्बन चेन जिसमें ज्यादा से ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़े हो, नहीं है यहां पर कोई। ऐसी कार्बन चेन जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड जुड़े हो, है यहां पर मल्टीपल बॉन्ड वाला मामला है। अब अगर रिंग है हमारे पास, यानी एक ओपन चेन है और दूसरा साइक्लिक, तो IUPAC का एक नियम है, या तो साइकिल को प्रिंसिपल कार्बन चेन मानो या ओपन चेन को, दोनों को एक साथ मान नहीं सकते। तो हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन सीधी सी बात है क्या होगी, ये ओपन चेन होगी। क्लियर है मामला। अब इस पर जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े। तो क्या ये 6 का साइकिल है, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरीके काम करेगा, और हमने अपना ये अपनी नंबरिंग हो जाएगी। अब सर ये हमारे लिए एक सब्स्टिट्यूएंट है, नाम है साइक्लोहेक्सिल। ये भी हमारे लिए एक सब्स्टिट्यूएंट है, नाम है मेथिल। अब सर पहले किसका नाम लिखें, ये सवाल नाम पर भी आकर फंसा है। क्या पढ़ाया है कि साइक्लो आइक्लो जो होता है ये अल्फाबेट में लिया जाता है सर, डाई ट्राई नहीं लिया जाता है। तो साइक्लो का सी लेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 1 साइक्लोहेक्सिल, बिल्कुल सही लिखा है। 3
मेथिल और पेंट यानी 5 कार्बन और 1 पर क्या है सर, डबल बॉन्ड यानी कि ई। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट पार्ट। यानी कि अगर आपको सवाल करना है तो अच्छा खासा कंसेप्ट पे सवाल है, यानी कि आपसे साइकिल वाली बात सारी पूछ ली गई है यहाँ पर। क्लियर है मामला, तो ये भी सही होगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 35। द करेक्ट IUPAC नेमिंग। ये सवाल प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करने का बेहतरीन सवाल है सर। इस तरीके के सवाल मैंने आपको क्लास में कराए हैं। प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करने के लिए वो चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या जुड़ा हो, मेन फंक्शनल ग्रुप। ज्यादा से ज्यादा क्या जुड़ा हो, मल्टीपल बॉन्ड। लॉन्गेस्ट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब COOH क्या आपके लिए मेन फंक्शनल ग्रुप है, बोलो बेटा। तो आपकी जो प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी वो इस मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए क्या वो यही होगी, यानी आपको लॉन्गेस्ट की तरफ जाने का कोई मतलब नहीं है। ये सवाल गलत अगर जिन लोगों से हुआ होगा इसी बात पर हुआ होगा। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। ये आपका क्या है, एथिल है, तो नाम होगा 2 एथिल। ये पता भी चल रहा है डायरेक्ट ऑप्शन। 3 कार्बन के लिए प्रोप, डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 पर है यानी 2 इन। COOH कार्बन से बना फंक्शनल ग्रुप अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग में इंक्लूडेड है तो नाम क्या लिखा जाता है, ओइक एसिड। नहीं है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भैया अंदर है यानी कि सेकेंड पार्ट। क्लियर है मामला। तो ये आपके 5 सवाल है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 36। सवाल करने का तरीका देखिएगा सर। पेपर में प्रयास में क्या कर रहा हूं, केवल आंसर नहीं बता रहा हूं, विद इन टाइम क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। कैसे, अगली कहानी। अब जब इस तरीके के सवाल आए तो पहला काम क्या कर लिया करो कि फटाफट IUPAC नंबरिंग कर डालो। नंबरिंग से मैचिंग क्लियर हो जाएगी, नाम हम लिखने की जरूरत नहीं है। यहां आते हैं सर, क्या COOH मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसको लेते हुए मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो लॉन्गेस्ट चेन की तरफ चल देंगे, ये मामला। आइए सर, क्या 2 क्लोरो 5 कार्बन के लिए पेंट और COOH के लिए ओइक एसिड, तो पेंटेनोइक एसिड लिखा हुआ है यानी ये नाम सही लिखा है। और आपको अंडरलाइन करके चलना है, आपको क्या देखना है, रॉन्गली नेम। तो उधर यहां नहीं टिक मारना है, टिक इधर मारना है। सवाल करने का तरीका भी समझिए। यहां साला टिक मारने के बाद कंफ्यूज हो जाता है आधे से ज्यादा आदमी कि हमने गोला गलत भर दिया। कैसे गलत भर दोगे, जब रॉन्गली नेम्ड लिखा होगा और यहां टिक मारोगे तो पता चल जाएगा। आओ अगला वाला, COOH मेन फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाएंगे 4 5। ये सब्स्टिट्यूएंट है, नाम है 2 मेथिल 5 कार्बन और यहां क्या लिखा है, हेक्स। बोलो भैया इसका मतलब गलत। तो आंसर तो मिल ही गया है, लेकिन अब हम सोल्यूशन बता रहे हैं तो हमें पूरा बताना पड़ेगा। यहां ये फंक्शनल ग्रुप CO लिखा है यानी C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन ग्रुप लगा है, तो जहां से पास में पड़ेगा नंबरिंग उधर से होगी। तो 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए हेक्स, डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 है यानी 3 इन, और 2 पर C डबल बॉन्ड O लगा है यानी कि कीटोन के लिए हम लोग ओन लगाते हैं एज अ सफिक्स, यानी ये नाम सही लिखा है। इधर आते हैं सर, CHO 1 2 3 4 5 4 मेथिल 5 कार्बन के लिए पेंटेन, CHO के लिए अल, तो 4 मेथिल पेंटेनल सही है। अपने को चाहिए गलत वाला, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सेकेंड पार्ट। कितने लोगों के 6 सवाल सही। ये देखना है कि आपका विकेट कहां पे जाके खत्म हुआ है, मतलब IUPAC में आपको कोई दिक्कत नहीं रही है, यानी गुणा भाग नहीं कर पाए उसका मतलब। आओ सर 35 नंबर। इस तरीके के सवाल कराते समय मैंने आपको बेंजेनोइड सिस्टम पढ़ाया था सर, यानी बेंजीन के 7 फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था। और क्या ये लिखाया था कि बेंजीन के साथ अगर CHO है, बड़ा ग्रुप है, तो पूरे को एक साथ बेंजल्डिहाइड लिखते हैं। COOH है तो बेंजोइक एसिड लिखते हैं।
OCH3 है तो एनिजॉल लिखते हैं, सारे नाम लिखवाए थे। यहां पर नंबरिंग करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है जो रिंग के साथ रहने वाला है। कौन है सर यहां पर? CHO। इसका मतलब क्या हम लोगों ने इस तरीके से कई सवाल किए हैं। ये सर, ये हमारी मेन रिंग हो गई। अब यानी कि हम इसका नाम किसकी तरीके लिखेंगे? बेंजल्डिहाइड की तरीके। क्लियर है मामला? अब नंबरिंग का वही पुराना तरीका। अच्छा, यहां सवाल खत्म हो गया, सवाल खत्म है आपका। लेकिन फिर भी अगर आपको नंबरिंग करनी है तो पहला नंबर तो यही दोगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट की तरीके ट्रीट करोगे, यानी 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब सही नाम होगा 2-मिथॉक्सी 4-नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो मुझे नहीं लगता है यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या रही होगी। किसी सवाल में आपके पास जो ऑप्शंस हैं, कहीं कोई दिक्कत होगी तो यही बातचीत हो जाएगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 IUPAC नेमिंग आई सर। अब बड़ा क्लियर है, एक ग्रुप ईस्टर है, एक ग्रुप एसिड हैलाइड है। पहली चीज बेंजीन रिंग के साथ किसको ले, तो प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ रखा है। मेन ग्रुप में जो ऊपर है वो कौन है? ईस्टर। तो इसका मतलब हम यहां पर जो अपनी चेन सेलेक्ट करेंगे वो ये होगी सर। बोलो भैया। तो इसका नाम हम इसकी तरीके लिखने वाले हैं। अब सर जहां पर भी ये लगा है वो नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये 3, आगे नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं। जब भी COCl सब्स्टिट्यूएंट की तरीके काम करता है तो क्या हम लोग उसका नाम क्लोरोकार्बोनिल की तरीके लिखते हैं सर। तो यानी कि 2 पर क्या लगा है? क्लोरोकार्बोनिल। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। बात समझिएगा। क्या ईस्टर के साथ जो एल्किल है उसके नाम में क्या लिखते हैं? एथिल। और ईस्टर के लिए क्या यूज करते हैं? बेंजोएट। तो एक नाम तो ये लिखा है 2-क्लोरोकार्बोनिल एथिल बेंजोएट, और एक नाम लिखा है एथिल 2-क्लोरोकार्बोनिल बेंजोएट। मैंने आपको इधर देखो मेरे लाल पूरा फंसाने का प्रयास किया है। अब क्या 50 बार पढ़ाया है, ईस्टर का जो एल्किल है उसका नाम सबसे पहले होगा या नहीं होगा। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड पार्ट। यानी अंत तक प्रयास किया कि तुम गलत कर दो, जरा सा भी भूलोगे तो कहानी खत्म। क्लियर है मामला? क्या ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है क्या? अच्छा, तुम ऐसे ही चौंकते हो? हाँ, आंसर वही है, मतलब चौंक रहे होगे फर्जी, कोई बात नहीं, ठीक है। बात समझ में आई है या नहीं आई है? ऑप्शन दोनों सही हैं, फर्स्ट भी और थर्ड भी। बट अपने को यह ध्यान रखना है कि जो ईस्टर का एल्किल पार्ट होता है सर, उसे सम्मान दिया जाता है और उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो एल्किल का नाम पहले होना चाहिए, इसलिए फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट उनके लिए जो तुरंत जल्दी वाले जो तुम लोग हो, फटाक से आंसर देखा, तुरंत गलत लगाया, अगले सवाल पे आ गए, उनके लिए। आइए, भाई बहुत सिंपल पेपर है यार, मतलब पूरा केमिस्ट्री में तो 100 में 100 आना चाहिए तुम्हारा। आया है किसी 100 में 100? एक सवाल ऐसा था कि आ ना पाए, अभी दिखाएंगे तुमको, लेकिन वो भी आप बच सकते थे। 10 में से 5 ही करना था इंटीजर में। अरे 5 तो छोड़ने का ऑप्शन था तुम्हारे पास, पूरे 10 कर दिए थे क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईस्टर होमोलोगस सीरीज। यानी अपने को ईस्टर बनाना है और पहला मेंबर चाहिए, यानी कि सबसे छोटा ईस्टर बन जाए। देखो भैया, ईस्टर अगर बनाना है तो C डबल बॉन्ड O, और ये 2 जगह है। ईस्टर की कंडीशन ये है सर कि आपको यहां पर R यानी एल्किल रखना ही पड़ेगा, तभी ये ईस्टर ग्रुप कहलाएगा। तो क्या मैं सबसे छोटा ईस्टर अगर बनाना चाह रहा हूं तो मुझे 1 कार्बन का एल्किल तो रखना ही पड़ेगा, तो CH3 हो गया। अब हमारा ये ग्रुप इसकी तरीके काम करने लगा, ईस्टर की तरीके। अब इसे किसी कार्बन की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये अपने आप में ही एग्जिस्ट करेगा, यानी यहां हाइड्रोजन लगा के काम चलाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट मेंबर यही हुआ सर। ये जरूरी नहीं कि आपको रटाओ, आप बना सकते हैं वहां पे। अब नाम जब लिखेंगे तो क्या CH3 के लिए क्या यूज करोगे? मेथिल। और नंबरिंग जब करोगे तो 1 कार्बन के लिए रहेगा,
वो तो ले सकते हैं फंक्शनल ग्रुप को अकेले भी। तो क्या मेथिल और एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे, मेथ, सिंगल बॉन्ड है यानी मीथेन, और ईस्टर के लगाओगे O8, नाम क्या होगा, मेथिल मीथेनोएट। ठीक है, सब सही किए हो? कितना आ रहा है केमिस्ट्री में टोटल? चले, अगला। हाँ थोड़ा तेज कर रहे यार, इंटीजर टाइप में हमको बताने में टाइम लगेगा, हमको क्या तुमको समझने में टाइम लगेगा। अगला सर सेम सवाल है, द यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये सवाल आईआईटी का आया हुआ सवाल है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है कि छुपा के बात करें, आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए तरीका। CN और OH दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, बेंजीन के साथ अगर जुड़े हैं तो बेंजीन के साथ हम किसे लेकर आगे बढ़ेंगे, जो बड़ा फंक्शनल ग्रुप होगा। तो क्या इसका मतलब हम रिंग के साथ CN को लेकर चलेंगे, और जब हम CN को लेकर चलेंगे तो हम इसे बोलेंगे बेंजोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे, बेंजोनाइट्राइल। अब सर पहला नंबर हमने इसी को दे दिया, और एक छोटी सी बात, जो फंक्शनल ग्रुप हार जाता है, छोटा पड़ जाता है, अब वो किसकी तरीके ट्रीट होता है, सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर वो बगल में भी लगा रहे तो हम उसका नाम बुलवाएंगे। इसका मतलब यहां तो आसान है, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, यही तो होगा सर। तो अब नाम चेक कर लीजिए, अल्फाबेटिकली नाम बोलना है, तो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, सही चल रहा है मामला, बेंजो नाइट्राइल। करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड पार्ट। क्लियर है? कितने लोगों के 10 के 10 ठीक, मतलब इतने लोगों को यह चैप्टर अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए सर, चलिए ट्राई मारिए एक बार फटाक से, तुरंत, गलत सही जो भी हुआ ट्राई मार लो। गलती कहाँ हुई है उस पर बात होगी, इसीलिए वहां थोड़ा तेज कराया है, क्योंकि हमको मालूम है, और पूरे करा के जाऊंगा, टेंशन मत लो तुम। बस 1-2 मिनट दिए, 1-2 मिनट में फटाफट करके बता दो। आपके पास एक रिएक्शन है, आपसे पूछा गया है P4O10 कितना बनेगा अगर 440 ग्राम P4S3 384 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक बात। तो आप क्या करते हैं सर, सबसे पहले तो इक्वेशन लिखते हैं। तो आपकी इक्वेशन है P4S3 प्लस O2 गिव्स P4O10 प्लस SO2, ये होगा। मगर इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मोल कंसेप्ट की हर रिएक्शन के लिए रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस। यानी कि 50 बार लिखवाया है, रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस। तो मैक्सिमम लोगों का सवाल इसी वजह से गलत हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब अगर हमें बैलेंस करना है तो उसका बड़ा सीधा तरीका है, P4 बैलेंस है, सल्फर 3 है यानी कि 3 टाइम्स SO2 कर दो, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 10 ऑक्सीजन यानी 16 ऑक्सीजन, भाई साहब यहां O2 है 8 O2। क्लियर मामला। अब इन्होंने हमको बोला इसके 440 ग्राम है, तो अपने को तो मोल चाहिए सर, तो 440 बटे P4S3 का मॉलिक्यूलर वेट, क्या फास्फोरस का मॉलिक्यूलर वेट 31 होता है, तो 31 इंटू 4, सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट 32 होता, सॉरी एटॉमिक वेट 32 होता है, तो 3 इंटू 32, यहां से P4S3 के मोल निकालेंगे। O2 के लिए बात करें, 384 ग्राम दिया है, डिवाइडेड बाय O2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16 दूनी 32। यहां से सॉल्व अगर आप करते हैं तो आएगा 1.39 आता है शायद, ये यहां से 2 आता है, नहीं सर, वन 1.4 आता है सर।
कैलकुलेट करिए जरा, देखें हम भी जल्दी से कि 2 आता है, जो भी हो, मतलब हम 2 आ रहा है, ठीक है। चलो आइए, मान ली तुम्हारी बात, कितने मोल? 2 मोल। यहां से 12 आता है, ये कितना मोल? 12 मोल। सुनते जाना, अब इसे लेके फटाक से नहीं बना देंगे। अब हम ये देखेंगे इन दोनों में कौन लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने का तरीका बताया था, नंबर ऑफ इनिशियल मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहां आते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये रेशियो जहां से मिनिमम आएगा वही हमारा क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो साफ दिख रहा है 12/8, 1.5 के करीब है। इसका मतलब O2 हमारी रिएक्शन का क्या हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि P4O10 का जो बनना है वो किसके अमाउंट पर डिपेंड करेगा, किसके मोल्स पर डिपेंड करेगा? O2 के। अब सर आ जाइए अपनी बेसिक कहानी पर। क्या ये बोल रहा है 8 मोल अगर O2 रिएक्ट करेगा तो 1 मोल P4O10 बनेगा, यही तो है मामला। तो सर अब 8 से 1, तो 1 से 1/8, 12 से 1/8 गुणे 12 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि अपने को तो वेट मांगा गया है P4O10 का मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 31 × 4 प्लस 10 ऑक्सीजन है 10 × 60। यही तो है सर। यहां से पूरा सॉल्व वॉल्व जब आप करते हैं तो आपका आंसर आता है 426 ग्राम। बोलो भैया, देख लो, कैलकुलेट कर लो, क्लियर आंसर आता है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं थी। बस ये सवाल केवल किस वजह से गलत होगा? आपने बैलेंस ना करके डायरेक्ट निपटा दिया होगा। तो जिन्होंने भी गलत किया है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से सवाल गलत कर पाएंगे, बाकी कोई तरीका नहीं। चलें सर, तो आपको जो भी समस्याएं पेपर के टाइम में आई हैं, केवल टेस्ट नहीं ले रहे हैं, टेस्ट के साथ आपकी समस्या को दूर कर रहे हैं। और अगर आप 20 टेस्ट तक, मैं हर टेस्ट को डिस्कस करूंगा, एक एक सवाल डिस्कस करूंगा आपके सामने। अगर आपने इतना काम अच्छे से कर लिया तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ये भी बता रहा हूं मैं। कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो गलतियां आपकी है पेपर में उस टाइम पर प्रेशर रहता है। लेकिन अब इतनी बात कंफर्म हो गई कि आज के बाद साला कभी सवाल आएगा और मोल कंसेप्ट से करूंगा तो बैलेंस पहले देखूंगा, रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। अब तो गलती नहीं करूंगा, कम से कम इतनी तो दिमाग लगाया जा सकता है। उतारने का टाइम दोस्त ज्यादा नहीं दे पाएंगे, लाइव है, मिल जाएगा तुमको, घर जाके बढ़िया से करना। यहां बस हमारे साथ जिन्होंने नहीं किया है या जिन्होंने कर भी लिया है उनकी भी प्रैक्टिस अच्छी होगी। सवाल का आंसर फटाक से निकाल दो बिना कुछ लिखे, दिख रहा ही है सब। तो द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ सिग्नेचर इफ अ सिग्नेचर रिटन बाय कार्बन पेंसिल जिसका वेट है इतना, यानी कि जाहिर सी बात है उस पेंसिल में जितना वेट है हम लकड़ी नहीं कार्बन ही मान रहे हैं। अरे बोलो भैया, अब ये बताओ, ये सवाल करने का बड़ा सीधा फंडा है, कार्बन के मोल निकाल लो या ग्राम एटम निकाल लो। अरे बोलो भाई, और एटम पूछ रहा है तो Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम हो जाएगा। सर मोल निकालने का तरीका बड़ा सिंपल सवाल था, फ्री क्वेश्चन था ये आ गया वेट और ग्राम में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय क्या एटॉमिक वेट 12 होगा। अब ये ग्राम हम थोड़ी देर के लिए गायब कर दें जरा, मल्टीप्लाई बाय ये मोल आ गए, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 10 की पावर 23। तो बड़े समझदार आदमी हैं आप। ये यहां से कितनी बार जाएगा? 10 बार। ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -4 बनाएगा, 10 की पावर -4 23 में से 4 चीजें यानी 4 पॉइंट कम करेगा तो 10 की पावर 19। आंसर होगा 6.02 10 की पावर 19 कार्बन एटम्स। होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल सही आंसर है आपका सेकंड पार्ट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। लगभग हर कंसेप्ट पे सवाल है। एवरेज एटॉमिक मास, फॉर्मूला याद तो कहानी हो जाएगी। फुल मैथमेटिकल क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से ज्यादा लेना देना नहीं है। क्या है सवाल समझिएगा।
इन्होंने कहा कि हमारे पास 3 चीजें हैं, मैं उन तीनों चीजों को लिख दे रहा हूं। मैग्नीशियम 24 आइसोटोप्स हैं, मैग्नीशियम 25, मैग्नीशियम 26, ये 3 आदमी हैं सर। इन्होंने कहा मिक्सचर कंटेन 79% 24 मैग्नीशियम, यानी ये कितने परसेंट है? 79। इन दोनों का बाकी रिमेनिंग में 21% में ये दोनों आदमी है। तो अगर ये दो आदमी 21% में, तो मैंने मान लिया ये कितना है? x%। तो दूसरा वाला अपने आप ही क्या हो जाएगा? 21 माइनस एक्स। होगा या नहीं होगा? और आपसे वही पूछा भी गया है। किसके लिए पूछा है? परसेंटेज। अच्छा, इसको पूछा। एक काम कर लो ना, अबे ये तो तुम्हारे ही हाथ में है। जिसको पूछा गया उसको क्या मानो? x, क्योंकि बार बार क्यों घटा के वो सब करोगे कहानी। ये 21 माइनस x%। अब सीधा फंडा है सर, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का सीधा फॉर्मूला था अपने पास। क्या? जो भी एलिमेंट दिया गया है उसका एटॉमिक मास यानी 24 मल्टीप्लाई बाय उसका परसेंटेज यानी 79। फॉर्मूला समझ में आया ही होगा आपको। a1 x1 प्लस a2 x2 करके हम लोगों ने खूब किया था। x1 x2 x3 परसेंटेज था, a1 a2 a3 उनके एटॉमिक मासेस थे। यहां आते हैं बेटा 25 इंटू 21 माइनस एक्स प्लस x इंटू 26 डिवाइडेड बाय 100। बोलो भैया, क्योंकि परसेंटेज की बात थी। एवरेज एटॉमिक मास हमको दिया हुआ है 24.31। ये आपकी इक्वेशन है। सॉल्व करिए और यहां से x का परसेंटेज निकाल लीजिए। तो जब आप x का परसेंटेज निकालते हैं तो आपका आंसर 10 आता है। कितने परसेंट आएगा? 10%। अब ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं था कि आपको याद नहीं आ रहा था, वहां पर याद आना चाहिए। कितने लोगों के 13 सवाल यहां तक ठीक है? एक भी गलत नहीं हुआ। तब यहां तक के 13 के 13 सही होने चाहिए। 12, एक कौन सा गलत हुआ? यही वाला गलत हुआ। 15 लगा दिया था। गुणा नहीं करोगे बेटा तो क्या करेंगे? घर जाओगे ना अभी? अभी घर जा रहे हो? कितने लोग जाएंगे अभी यहां से घर? सभी सब? मतलब नहीं, जो लोग बाहर के हैं घर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? जा रहे हैं। तो बस में किताब मिलती है 10 रुपए की, या ट्रेन में जा रहे होगे तो वहां मिलेगा रेलवे स्टेशन पे, तो वो खरीद लेना, मैथमेटिक्स वाली, गुणा भाग वाली। उसका मैथमेटिक्स से नहीं मतलब है। पहाड़े, 2 के पहाड़े, 4 के, 3 के, पूरे 20 तक पहाड़े होते हैं। रंगीन किताब होती है, बढ़िया, 10-20 रुपए की मिलती, ज्यादा नहीं। और वो कई बार तो मूंगफली पैकेट और वो एक साथ देते हैं वो लोग, 20 रुपए में कॉम्बो पैक होता है। तो मूंगफली खाते भी रहिए और अपना पढ़ते रहिए उसको, उससे भी काम हो सकता है। 43 हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 44। फिर से कहानी, रिएक्शन बैलेंस है नहीं, बिना बैलेंस किए करोगे तो मरोगे। चलो करो। अरे सर ही ने सारे ऑप्शन बनाए, सर को मालूम है, तुम काम करो। पहला काम रिएक्शन को बैलेंस कर देना। रिएक्शन बैलेंस तो कहानी ठीक है, वरना मामला खराब। इक्वेशन है कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स सुक्रोज C12H22O11। रिएक्शन को बैलेंस करने का बड़ा सिंपल तरीका, कार्बन 12 दिख रहे हैं यानी 12 होने चाहिए, हाइड्रोजन 22 दिख रहे हैं यानी 11 होना चाहिए, ऑक्सीजन 11 दिख रहे हैं यानी O2 11/2 होना चाहिए। सारी चीजें मोल के टर्म में ले आए तभी सवाल हो पाएगा। तो लिखा गया कि कार्बन अपने को दिया है 84 ग्राम। कितना दिया है सर? 84 ग्राम। तो इसका मतलब अगर हम मोल निकालेंगे तो 84/12 करेंगे एटॉमिक वेट से। तो यहां से कितने मोल आएंगे? 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84।
7 मोल कार्बन दिया है, हाइड्रोजन 12 ग्राम है, यानी 12/2 बड़े आराम से निकलेगा, हाइड्रोजन 6 मोल है। ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया है हमको एट एचटीपी पर सीधा फंडा है 22.4 लीटर 1 मोल के बराबर होता है, तो वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, तो यहां से शायद 2.5 आता है। ये 3 आदमी हमारे पास आ गए। अब आपको सीधा सा फंडा है, आपको निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट, यानी मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो आप यहां पर निकालेंगे एक तो 7/12, यहां से आप निकालेंगे 6/11, और यहां से आप निकालेंगे 2.5/11/2, जिसको मैं 5/11 बोल सकता हूं, और बुद्धिमान आदमी समझ जाएगा कि यहां O2 क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अरे बोलो भैया, अरे 5/11, 6/11 5/11 हर जाएगा, 7/12 तो वैसे ही ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, O2 होगा। यानी सारा सवाल इसी से करना है। तो अब सर क्या ये बोल रहा है 11/2 मोल, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कंपेयर करते हैं, O2 जो है वो 1 मोल C12H22O11 बनाता है। तो भाई इसका 1 मोल क्या करेगा, 1/11/2, तो इसके 2.5 मोल क्या करेंगे, तो यहां से 2/11 लिख दें, ऊपर 2.5 लिख दें, और वेट पूछा गया है तो याद होना चाहिए 342 होता है, वरना टाइम पास करिए और निकालिए वहां पे, इतना सवाल लगाए हैं तो 342। इसको पूरा सॉल्व करिए और सॉल्व करके देखिएगा क्या आपका आंसर 155.5 ग्राम आना चाहिए। सेकेंड पार्ट करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये सही था कि ये भी गलत हो गया था? क्लियर है मामला? कोई सवाल ऐसा नहीं है तुम्हें समझाने में के लिए हमको इतनी कहानी लिखनी पड़ रही है, वरना जो पढ़ने वाला बच्चा है जिसने इतने सवाल लगा रखे हैं वो तुरंत क्या करेगा, एक ही काम की यही इक्वेशन को बैलेंस कर देगा, फटाक से मोल निकालेगा सबके, लिमिटिंग रिएजेंट पकड़ के सीधे वैल्यू लिखना शुरू करेगा। यानी केमिस्ट्री लिखनी नहीं है, केवल मैथ लिखनी है यहां पर पेपर में। चलिए सर अगले सवाल पे आते हैं। ये कितने लोगों ने किया है पहले तो ये बताओ, बोलो भाई। ठीक है, सही कितने लोगों का हुआ? 3 आदमी 4 आदमी। करो 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 करो, यही करना है भाई। करो और हमको बताओ कहानी क्या है। बहुत सिंपल सी बेसिक सी कहानी। एक हाइड्रोकार्बन मान लेना है, ये सवाल किस बात पर है मालूम है? कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, बात समझना। अच्छा अब हमको ये नहीं पता चल पा रहा है यहां पे, बात समझना, ये सवाल फंसा कहां है आपके लिए। इसमें कार्बन हाइड्रोजन भी लिखा है और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी लिखा हुआ है, अपने को कैसे पता चलेगा? लेकिन अपने को एक बात फिक्स है, चाहे कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन का हो, चाहे कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हो, चाहे कंपाउंड किसी भी चीज का हो, एक बात बताइएगा, क्या उसमें एटम का रेशियो बराबर नहीं होता है? एटॉमिक रेशियो कांस्टेंट रहता है या नहीं रहता है? अरे भैया 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलाओगे तभी वाटर बनेगा, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिला दोगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। तो एटॉमिक रेशियो क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट, तभी तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब एटॉमिक रेशियो क्या रहता है? कांस्टेंट। अगर एटॉमिक रेशियो कांस्टेंट है तो क्या एटॉमिक रेशियो, मोलर रेशियो और एटॉमिक रेशियो में Na का डिफरेंस होता है? यानी कि अगर आपको किसी के मोल का रेशियो मिला, इसका मोल का रेशियो मिला,
तो इसका मतलब है कि आपको उसका क्या मिल गया है, एटम का रेशियो। एक ही बात है, ये मैंने लास्ट कंसेप्ट में ये बात पढ़ाई थी सर। अब मुझे बताइएगा, मुझे नहीं मालूम वो कंपाउंड क्या है, ये एक कंपाउंड है सर, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, बना CO2, बना वाटर, बहुत बढ़िया बात है सर। अब एक बात कंफर्म है, CO2 बना 132 ग्राम, तो 132 बटे 44, O2 बना, वो वाटर बना 54 ग्राम, 54 बटे 18, ये कितना आ रहा है, 4 तिहाई 12, 3 बार जाएगा, अरे बोलो भैया, इधर आते हैं सर, क्या 18 तिहाई 54, यही तो होगा। तो इसका मतलब जो रेशियो आया है वो कितना आया है, 3:3। तो एक बात तय है कि जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, इधर देखो ये क्या है, मोल है, किसके मोल है, CO2 और वाटर के। तो मैं ये बोल सकता हूं CO2 और वाटर का मोल रेशियो जो बना है वो क्या बना है, 1:1। अब ये लोग जहां से आए होंगे वहां पर भी तो यही रेशियो रहा होगा, क्योंकि ये बात कंफर्म है कि जितना भी कार्बन आया है सब वहीं से आया है, जितना भी हाइड्रोजन आया है मेन कंपाउंड से आया। ऑक्सीजन के पास तो हाइड्रोजन है नहीं ना सर। इसका मतलब ये जो मोल रेशियो है ये मुझे कार्बन और हाइड्रोजन का क्या बताएगा, एटॉमिक रेशियो, क्योंकि मोल रेशियो ही आगे चल के किसको बताने लगता है, एटॉमिक रेशियो को। एक ही बात है सर। तो इसका सीधा सा फंडा है कि एटॉमिक रेशियो कार्बन और हाइड्रोजन का क्या होगा, 1:1। अब मुझे बताइएगा यहां पर जो सवाल आपको दिख रहे हैं इसमें अगर आप देखेंगे तो एक सीधा सा फंडा है सर, C5H12, C4H2O, C3H6O2, C3H7O2। अब यहां पर एक गलती जो हर आदमी कर जाएगा वो क्या, मोल रेशियो क्या आया, 1:1, किसका, CO2 और वाटर का। यहां किसका रेशियो है, एटम का। अब ये बताइएगा मोल रेशियो को एटॉमिक रेशियो में जब बदलते हैं तो क्या ये देखना जरूरी नहीं है कि वहां पर कितने एटम मौजूद हैं, ये सेम तब होगा जब स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों में एटम का क्या होगा, सेम। इसके एक मोल में कितने हाइड्रोजन है, 2, बोलो यार। तो इसके 10 मोल में कितने हाइड्रोजन होंगे, 20। इसके एक मोल में कितना कार्बन है, 1, तो इसके 10 मोल में कितना कार्बन होगा, 10, बोलो यार। 10 का मतलब 10 × Na है। तो इसका मतलब जितना लिए हो उसका दुगना। अब कौन सा ऑप्शन ढूंढोगे, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:2 का है, भूल जाओ हाइड्रोकार्बन, भूल जाओ हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन। जरा देखो क्या वो आंसर थर्ड पार्ट है, फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर। क्लियर है मामला, तो ये ध्यान रखना है, ठीक बात। यहां ध्यान रखिएगा सेम होगा, अगर क्या सेम हो, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम हो। मैंने दोनों तरफ से सवाल किया है, जिन्होंने यहां तक भी लाए होंगे वो सवाल अगर गलत किए होंगे तो सिर्फ इस बात पे कर दिया होगा क्योंकि उन्होंने ये ध्यान नहीं रखा कि 1 मोल वाटर या 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मतलब 2 हाइड्रोजन। क्लियर है बात। तो अब ये सवाल क्या सिखाता है, इस सवाल का कंसेप्ट क्या है, इस सवाल का कंसेप्ट क्या है, क्या सीखे बताओ, इस सवाल से क्या सीखे, क्या इस सवाल से ये सीखे कि मोल का रेशियो निकालो, अरे बोलो ना यार, और मोल के रेशियो से क्या निकाल सकते हो, एटम का रेशियो निकाल सकते हैं। और एटम का रेशियो अगर निकालेंगे तो वो रेशियो तुरंत हमें किसको रिप्रेजेंट करने में मदद करेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में एटॉमिक रेशियो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। ये उतार लीजिए इसको अच्छे से, ये और वो, बाकी तो आपने जो उतारा हो, क्योंकि लास्ट में जब सवाल करा रहे थे तो उसमें मैंने आपको परसेंटेज वाला कराया था। परसेंटेज वाले में दुनिया भर की नौटंकी करनी पड़ती है, जहां वेट दिया हो, जहां मोल दिया हो, वहां मैंने साफ साफ लिखवाया है कि आपको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। मोल के रेशियो से तुरंत क्या निकालो, एटॉमिक रेशियो, और एटॉमिक रेशियो का मतलब क्या, इस रेशियो में एटम है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो यही बता रहा होता है। बोलो, अगर वगर नहीं, फालतू बात नहीं, नहीं है।
नहीं है। होता क्या होता है, यहां बिल्ली बनी होती चौथे ऑप्शन में तब, दूसरे वाले में पैंथर बना होता तब, किसको लगा देते, वो तुम्हें खा जाता, फिर तुम नहीं होते। ये भी तो हो सकता था। होता पागल के। एक बात सुनो, पेपर में सवाल क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि हमको मालूम है, तुमको हाइड्रोकार्बन वाला खेल मालूम है, CXHY लिखोगे, X + Y/4 O2 लिखोगे, फटाक से आंसर निकाल दोगे। यहां पर जब 3 ऑप्शन ऑक्सीजन के आ गए, ऑक्सीजन के बारे में कोई बातें नहीं है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो तुम फंसे रहोगे उसी सवाल में। आपको किसी सवाल में नहीं फंसना है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ भी हो, यह तय है कि जो मोल का रेशियो आएगा, मोल का रेशियो मतलब उससे एटॉमिक रेशियो निकालो, और एटॉमिक रेशियो किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले या मॉलिक्यूल में हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, तभी तो वो एग्जिस्ट करेगा। बेंजीन अगर बनाना है तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:1 ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज बेंजीन फॉर्म नहीं होगा। हां, ये एक अलग बात है कि वो जो एटॉमिक रेशियो है उसका एक परफेक्ट प्रोपोर्शन है, गुणे 6 करोगे तो बेंजीन बनेगा, कुछ और करोगे तो कुछ और बनेगा। हम उसमें नहीं जा रहे, लेकिन किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में एटॉमिक रेशियो तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो अगर बदला तो खेल बदल जाएगा। वाटर और H2O2 से आप समझ सकते हैं। चले अगला। तो ये सही था कितने लोगों का? सही है, इतने लोगों ने निकाला है तो बढ़िया है। अच्छा, आपने कोई और तरीके से निकाल दिया होगा, और जिस भी तरीके से निकाला होगा अंदाजा लग ही गया होगा। एक बात और, अंधी में निकालना और सही तरीके से निकालना तो ठीक बात है, अगर आपका अंधी भी चल रहा है तो सही है। कई बार छक्का जरूरी नहीं है कि हर बार सामने ही मारा जाए, कई बार हुक करने में कट लग के पीछे भी चला जाता है। बात समझ में आ रही? तो वो भी 6 ही काउंट होता है भाई। बात समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा नहीं है। 74.5 ग्राम मेटेलिक क्लोराइड है, जिसमें 35.5 ग्राम क्लोरीन है। बहुत बढ़िया। एक बात तय है, जो भी चीज लाओगे उनके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर देंगे, सीधा फंडा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड, बोलो भैया, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोराइड। यही होगा। क्लोरीन फ्लोरीन से कोई फंडा परेशान नहीं होना, वेट तो वही रहने वाला है। आओ सर, मेटल क्लोराइड के ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट डिवाइडेड बाय मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट लिखने का तरीका बताया था, E + 35.5। सारी राम कहानी हो चुकी है। यहां ये Cl का वेट अपने को दिया है 35.5 डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट वेट, क्या एटॉमिक वेट 35.5 और Cl पे चार्ज होता है 1, यानी कि वैलेंसी फैक्टर 1 है। तो यहां से अगर आप E निकालते हैं तो कितना आ रहा है? 19, 39, हाँ 39 आएगा। ठीक है, तो E कितना आएगा? 39। और हमने उसी को माना है क्या? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। सिंपल सवाल है, कराया हुआ सवाल था, ये देखने के लिए अगर याद, और डेटा भी सेम है सर, यही आंसर था। ये गलत हुआ है तो मतलब डूब मरने वाली बात, मतलब इसका मतलब नहीं समझे तो भाई यार, इसी बात की तो कोचिंग कर रहे हो कि जो चीज पढ़ा रहे हैं वो आएगी तो तुम कर लोगे, तो साले तुम यही नहीं कर पा रहे हो तो वहां क्या करोगे? तो इसलिए छुट्टियों में बिल्कुल जाके मरना नहीं है, मेहनत करिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, रिवाइज करिए। क्लास हम लोग लेते रहेंगे, हम कल भी क्लास लेंगे, आप घर जाइए, ऑनलाइन क्लास होगी, क्लास आपको मिलेगी। गांव में नेटवर्क नहीं आ रहा होगा तो नहर के किनारे पहुंच के जब नेटवर्क आया करे तो वहां जाके यूट्यूब से डाउनलोड करके फिर वापस अपने गांव आ जाना है और देख लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 दिन तो पढ़ाएंगे ही अभी, और इस चक्कर में कोई रुके ना भाई, है, क्योंकि हमको ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो कहते सर जी हम आपके लिए रुके। हमारे लिए ना रुको भाई, हमारे लिए कोई नहीं रुका, तुम क्या रुकोगे? चलो भैया, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। इन सवालों में क्या करते हैं, बस सिंपल कहानी, एक मॉलिक्यूल में पहले तो प्रोटॉन निकाल लें और उसके बाद जो भी चीज दी है वो कितनी बार दी है उससे गुणा करके कहानी खत्म। आइए, कैल्शियम कार्बोनेट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सर प्रोटॉन जो होते हैं
वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं और इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी प्रोटॉन बराबर सीधा फंडा एटॉमिक नंबर, सीधा सीधा पढ़ाया है सर। आइए, कार्बन कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 40, सॉरी हाँ हाँ आत्मा आती है तुम्हारी 20, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8 और 3 12। बोलो भैया, तो 8 तिहाई 24, 24 6 30, 30 और 20 50। यानी इसके एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन हैं? 50। टोटल मॉलिक्यूल पता चल जाए तो 50 से गुणा करके खेल खत्म कर दें। आइए, वेट कितना दिया है? 10 ग्राम। 10 ग्राम अगर है तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 100। यही होता है सर, आप चौंकिए मत। ये आए मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, केवल 6 इंटू 10 की पावर 23 लिखो, ज्यादा आर्यभट्ट बनने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय ये टोटल मॉलिक्यूल आ गए, एक मॉलिक्यूल में कितनी बार है? 50 बार। सॉल्व करिए और देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 आएगा। एक सेकेंड, वो हम सब सही कर देंगे, कहे परेशान हो रहे हो। 3 इंटू 10 की पावर 24 आ रहा है, सही है, सही कर देंगे। पेन लाओ। थर्ड, चले भैया, बहुत सिंपल कहानी है। 2 बार ये जाएगा, 3 बार ये जाएगा, तो वो 3 पॉइंट समथिंग ही करके कुछ आना है, सीधी सी बात है। चले भाई, आओ, हो गया बस, उसमें ज्यादा टाइम नहीं देना। ये लो, फिर वही वाला। दो 2.2 ग्राम कंपाउंड है, फॉस्फोरस एंड सल्फर हैज 1.24 ग्राम फॉस्फोरस है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है। बड़ा सिंपल कहानी, 2.2 ग्राम टोटल है। भैया फॉस्फोरस कितना है? 1.24 ग्राम। तो यार सल्फर कितना होगा? 2.2 में 1.24 घटा दो तो शायद 0.96 ग्राम आता है क्या? बोलो भाई। अब क्या हम इनके मोल्स निकाल लें? तो मोल आएंगे 1.24 बटे 31, 0.96 बटे 32। बोलो भाई, यहां से अगर ये निकालेंगे तो शायद 4 बार जाता है, तो ये आएगा 0.4, ये आएगा 0.3। अगर मैं तुमसे कहूं मोल का रेशियो बताओ, तो क्या इनके मोल का रेशियो 4:3 है? अरे बोलो भैया, अब पता नहीं है कंपाउंड क्या है? बोलो यार, वहां वाटर से एटॉमिक रेशियो निकाल रहे थे, यहां कंपाउंड पता नहीं है। इसका मतलब हमें ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसमें फास्फोरस और सल्फर का मोल रेशियो ही क्या होता है? एटॉमिक रेशियो। अरे बोलो भाई, क्या होना चाहिए? 4:3। कहां पर है? 4th पॉइंट, खत्म। भाई इसमें कैसे कह दोगे कि फास्फोरस में 3 से गुणा कर दे, जब मालूम है नहीं है तुमको? तो यहां तो कंपाउंड निकालना है ना। तो वो जो टर्म आता है कि मोल रेशियो को आप क्या मान सकते हैं? एटॉमिक रेशियो। वो तब जब आपको कुछ पता है नहीं, वेट से आप निकाल रहे हैं। हाँ, जब मैं तुमसे बोलूं कि वाटर है, CO2 है, इनके इतने इतने मोल है, तो अब तो मैंने तुम्हें बता ही दिया ना कि ये वाटर है, ये CO2 है। तो इसका मतलब जो कंपाउंड होगा उसमें हाइड्रोजन और कार्बन एटम यहीं से जाएंगे, तो मुझे वाटर वाले में 2 से गुणा करना पड़ेगा, वरना हाइड्रोजन कहां चला जाएगा फिर। लेकिन यहां अपने को कुछ पता नहीं। ये पता है तुम कुछ भी बनाओ, फास्फोरस और सल्फर के बीच का रेशियो क्या रखना हमेशा? 4:3 का। बात खत्म। जाएगा? हाँ हाँ आओ। ये अच्छा अच्छा अच्छा,
बता रहे हैं। अब हाँ, फिर इससे क्या हुआ? तुम्हारे जो नंबर थोड़े कम हो गए ना, इसी वजह से एक्स्ट्रा ज्ञान वो होता है। इस प्रेत को बाहर निकालो और जागरूक मत बनो, हर चीज के प्रति मरना नहीं है। अरे जनरली तो तुमको ये पता होना चाहिए 4 बार जा रहा है 3 बार जा रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 4:3। रेशियो जब निकाल लें तो कॉमन पार्ट को तो गायब करना ही करना है। चलो सर, आओ सर, फिर वही कहानी, और आसान कहानी। क्या? द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्रोमियम एंड ऑक्सीजन इन आ कंपाउंड। यहां लिखा क्रोमियम, यहां लिखा ऑक्सीजन। क्या लिखा है? 4.8 इंटू 10 की पावर 10, और यहां है 9.6 इंटू 10 की पावर 10। सर, एटम का रेशियो क्या हमको साफ दिख रहा है? 1:2 है। बोलो भैया, सवाल खत्म। यानी 1:2 रेशियो है, तो वो कंपाउंड लो जिसमें क्रोमियम 1 और ऑक्सीजन 2। अच्छा, बात इंपेरिकल फॉर्मूले की कर रहा है तो गुणा भाग वाला भी कोई झंझट नहीं है, स्मॉलेस्ट पार्ट है। आंसर क्या होगा? CrO2। अब तुम कहोगे ये सवाल के तो सरल है। सरल इसलिए क्योंकि हम खड़े हैं, जिन्होंने पेपर में लगाया उनको मालूम है कितना सरल है। पेपर में नहीं ध्यान आता, पेपर में मोल निकाल देते हैं एटम से, फिर मोल निकाल के एटॉमिक वेट से गुणा करके वेट निकालने के जुगाड़ में रहते हैं। याद ही नहीं आता है कि साला क्रोमियम का क्या लिखवाया था, 52 लिखवाया था कि 55.5 लिखवाया था। फिर मन में आया कि 55.5 तो आयरन का होता है, और 52 क्रोमियम का, बोले क्रोमियम का 42 होता है शायद। फिर 42 से गुणा किए, और फिर गुणा करते करते खुद को बेवकूफ बनाते बनाते जब वो पन्ना भर गया तो फिर उसको धीरे से छोड़ दिए। टिपिकल सवाल है यार। हाँ, अब बाद में बस इतना ही करना है कि जैसे क्लास, अब बहुत लोग ऐसे भी होते हैं बहरूपिया जिनको बोलते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो सरल है भैया, सरल है तो संडे को आओ एक दिन, कोई रोका है? आओ संडे को, बढ़िया ले आओ 300 में 300, बैठो ऊपर आराम से। और ऐसे करो, सरल तब है जब 3 घंटे पेपर दो, 2 घंटे में OMR पूरी भरो, भर के इसे दे दो कि ये पूरी हो गई, और हम 1 घंटा सो जा रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को भी दर्द हो कि बताओ हम लोग इसका 1 घंटा खराब कर रहे हैं, इतना तेज बच्चा है ये। बताओ, तो तब नहीं करोगे, तब वहां जब मिलेगा तो ऐसे करोगे कि इधर लाइट पंखा। अच्छा, 3 घंटे में मजा आया होगा बहुत लोगों को, कटता नहीं है गुरु, अगर नहीं आता है तो तुम्हें कुछ 3 घंटा कटता नहीं है। पेपर एग्जाम, एग्जाम एक ऐसी चीज है सर जो इंसान को, जैसे 2 वक्त होते हैं टाइम इंसान के लिए, एक जब वो मर रहा होता है, जो उस टाइम पे सब याद आता है, पूरी दुनिया याद आती है, आपके हर एक अच्छे बुरे पल याद आते हैं। दूसरा एग्जाम जब नहीं आता है तो क्या लगता है पता है? इधर उधर देख के जब सब बोर हो गए कि वही RS लिखा है, ये वाला पंखा चल रहा है, वो वाला धीमे चल रहा है, ये बत्ती जल रही है, वो वाली लुपलुपा रही है, अब कंफर्म हो गया, दिमाग कह रहा है भाई हमने बहुत बार देख लिया, अब हम नहीं देख पाएंगे। तो फिर याद आती हैं पुरानी बातें कि यार पढ़ा रहा था उस दिन, पढ़ लेना चाहिए था, वहां घर में मम्मी ने रोक लिया, नहीं रुकना चाहिए था, क्यों सो गए थे रूम पे, थोड़ा पढ़ ही लेते। फिर अगल बगल देख रहे हैं कि साला बहुत लिख रहा है, इसको बहुत आ रहा है क्या? उसमें भी 2-3 बहरूपिया टाइप होते हैं, वो मालूम क्या करते हैं, जब देखते नहीं आ रहा है तो देखते हैं जैसे कोई देख रहा तो कि बॉस्फोरस को सल्फर से मिलाया तो पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन कुछ तो बनेगा। बगल वाला कह रहा भाई कंसेप्ट है, कहीं कोई कंसेप्ट नहीं है, कहीं कोई कंसेप्ट नहीं है। तुम लोग मेंटल गेम भी तो खेलते हो एक दूसरे के साथ। अब तुम्हें कहोगे तुम्हें कैसे पता? तो यार हम लोग भी तो वहीं से आए हैं, हमने भी तो यही किया। जब कुछ ना आए तो बस ऐसा दिखाओ सामने वाले को कि जिसको आ रहा है उसको भी ना आए। ये सवाल सर बेहतरीन सवाल, कैसे बेहतरीन है? LPG सिलेंडर कंटेन मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ठीक भैया, अब ये इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, जब इन्हें जलाने ले जाएंगे, वो सॉरी स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो C4H10 ही है, आप चाहे उससे ब्यूटेन बना लो चाहे आइसोब्यूटेन। यानी कि ये हमसे ये कह सकता था
कि हमने हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4O10, बोलो भैया, वो C4H10 और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका कंबशन करा है, लेकिन इसने घुमा के बात करी है। यानी ये सवाल सिर्फ इस बात पर है कि चाहे ब्यूटेन लो चाहे आइसोब्यूटेन, फार्मूला यही रहेगा। और ये फार्मूला 100 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख लिया तो सारा ब्यूटेन आ गया उसके अंदर। अब प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर। आगे की रिएक्शन फालतू में बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। हमसे क्या पूछा गया है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अमाउंट अगर हमको चाहिए तो ऑक्सीजन का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चाहिए होगा। क्या ऑक्सीजन का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट x प्लस वाई बाई 4 होता है? बोलो भैया। तो x बराबर 4, y बराबर 10 रखोगे तो क्या आएगा? 4 प्लस 2.5 6.5 आता है शायद। अरे बोलो ना यार, 13/2। यानी कि ये जो कोफिशिएंट आया ये कितना आया? 13/2। अब उन्होंने बोला है कि हमारे पास जो एलपीजी सिलेंडर है उसमें हमने 1 किलो लिया है उसको, यानी हमने इसका 1000 ग्राम लिया डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो 12 चौक 48 और 10 58, 58 से डिवाइड किया, ये इसके मोल आए। तो अगर इसके इतने मोल लग रहे हैं तो ऑक्सीजन के मोल 13/2 गुना लगेंगे। 1000/58 मल्टीप्लाई बाय, हमसे पूछा तो वेट ही गया है, ऑक्सीजन का वेट मॉलिक्यूलर वेट 32। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ऐसे ही लिखना होता है। ये क्या है? मोल। बोलो, ये क्या है? O2 के मोल 13/2 गुने मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्या आ गया? वेट। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है? सेकंड आ रहा है 4.5, 4 आएगा 3.58। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा? 3.58 kg में लिखना है अपने को, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव। कितने लोगों के 20 में से 18 सही हैं? एक आदमी। 19, 20, चलो कोई बात नहीं, अच्छा प्रयास है। यार नहीं सही है 20 तो ठीक ही है, एक दो गलत भी हो जाना चाहिए, नहीं साला पहले ही दिन से मामला गड़बड़ा जाता है फिर। देखिए सर, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एंड इंटीजर टाइप बेस लिखा हुआ है, यानी कि आंसर में पॉइंट भी आएगा, आपने देखा है उसमें। द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन एंड 2 मोल ऑफ ब्यूटेन। सिंपल कहानी है, ये इस पर है कि क्या आप कंबशन रिएक्शन लिख पाते हो या नहीं लिख पाते। बड़ा आसान सवाल है। जैसे सर, अगर मुझसे बोला गया है प्रोपेन की बात कर रहे हैं, तो प्रोपेन का मतलब है C3H8 और बस मैं प्लस O2 लिख दूंगा, बाकी नहीं लिखना है सर। सारा खेल O2 पे ही तो है, CO2 वाटर तो बनता ही है, मालूम ही है अपने को। दूसरा है सर ब्यूटेन, अभी पीछे करके आए हो, ये उनके लिए जिनको याद रहे तो उनका टाइम बचेगा सर। इधर आइए, क्या ऑक्सीजन का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट x प्लस वाई बाई 4 होता है? x बराबर 3, y बराबर 8, तो क्या 3 प्लस 8/2 वो 8/4, तो क्या 5 आएगा? यहां पीछे क्या आया था? 13/2। अरे बोलो यार, याद होना चाहिए बस। अब ये निकल आया तो कहानी खत्म। इन्होंने कहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन, इनका 1 मोल दिया गया है और ब्यूटेन के 2 मोल दिए गए हैं। तो बड़ी सिंपल कहानी, अगर इनका 1 मोल दिया गया है तो O2 के कितने मोल लगेंगे? 5 गुना लगेगा। यहां आते 2 मोल है तो O2 के कितने मोल लगेंगे? 13/2 गुणे 2, यानी कि 13 मोल। बोलो यार, अब टोटल मोल पूछा है भाई, तो टोटल मोल O2 के रिक्वायर्ड 5 + 13 यानी 18 आपका आंसर है। और यहां CO2 वाटर बनेगा, आपको वो रिएक्शन लिखकर बैलेंस करके टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं थी।
डायरेक्ट आंसर था, यानी करेक्ट आंसर क्या है 18 भरना चाहिए था। कितने लोगों का सही है ये? अब सवाल समझ में आ रहा होगा, कनेक्टेड क्वेश्चन था, सिंपल कहानी थी, और ये वो सवाल थे जो 10 में से एक पिक करना चाहिए। नहीं समझे? हम आपको ये भी बताएंगे 10 में से 5, और जब कहा जाता है कि 10 में से 5 बताओ, बात समझना, तो 10 में से 5 वो करने होते, मैंने आपको कल क्लास के टाइम पे भी यहां बोला था, टेस्ट के टाइम पर, कि इंटीजर टाइप में आपको एक बात ध्यान रखनी, 5 वो करना, पहले कर लेना, जो 5 तुम्हें सबसे सही लगे उनको गोला भरना। भाई तुम्हें कैसे सपना थोड़ी पड़ेगा पेपर देखे कि 10 में से 5 ये वाले कर लूंगा, करो जो 5 लगे। ये नहीं पहला किया गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा नहीं आया, पांचवा गोला, छठा गोला और खत्म। बोले अब बोले नीचे के 4 तो बहुत सरल है, और ऊपर वाले बोले तो भर दिया, ये तो कंफ्यूजन है इसमें हमको। तो रुको थोड़ा सा, एक बार देखो, वो इसीलिए 10 में से 5 पिक करने को बोल। जो 100 परसेंटाइल लाते हैं, जरूरी नहीं है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन को क्यों करेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन टीचर के लिए यार, जब सोल्यूशन बताना तो डिस्कस करना उसको, तुम्हारा काम है स्कोर करना। खैर क्या ही काम है, कुछ भी समझाओ तुम कहोगे हाँ ठीक है सही। सर ये है डिफिकल्ट क्वेश्चन, कराने वाला सवाल, पढ़िए करिए। किसी ने किया है इसको? है ठीक, अच्छी बात है, वेरी गुड, शाबाश। चलो जल्दी से पढ़ो, अब तो कर ही सकते हो, अब कर दोगे मेरे भाई, बुद्धि लगाओगे तो कर दोगे। थोड़ी सी बुद्धि, और अब तो एटॉमिक रेशियो पढ़ा दिया है। अच्छा सुनो, तुम एटॉमिक रेशियो से क्या निकालते हो? एम्पेरिकल फॉर्मूला। तुमको यहां कंपाउंड का क्या कराना है? कंबशन। तो तुम एम्पेरिकल फॉर्मूला मानोगे या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मानोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो होता है जो वो एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट करने का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। इस पर सवाल है सर। अब यहां देखिएगा, क्या उसने ये बोला अ रेशियो ऑफ मास परसेंटेज दिया, मास का परसेंटेज दिया हुआ है हमको, ठीक है, फॉर अ सैचुरेटेड असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी वो साइक्लिक नहीं है, और बोला गया 4:1, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का मास रेशियो हमको गिवन है। कितना है बेटा? 4/1। क्या ये बात सही है? अब अगर मुझे मास रेशियो दिया है, तो मुझे अगर इसको मोल रेशियो में कन्वर्ट करना है, किसमें? मोल रेशियो में। तो मैं क्या करूंगा जरा देखना, क्या आप वेट को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देते हो? कर दो। तुम क्यों चक्कर में पड़े हो? आओ। तो क्या ये बना 1/3? क्या ये C/H का ये पोर्शन क्या बता रहा है? मास रेशियो। ये क्या है? मोल रेशियो। क्या इसी को मैं एटम का रेशियो भी बोल दूंगा? इंपेरिकल फॉर्मूले के लिए ये एटॉमिक रेशियो हो जाएगा। अगले पे आते हैं गुरु, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो दिया है, मास रेशियो है 3:4। हम इसको कन्वर्ट करेंगे मोल रेशियो में। तो कार्बन के लिए लिखेंगे वेट अपॉन एटॉमिक वेट 12, ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे वेट अपॉन एटॉमिक वेट 16। बोलिए सर, यहां से बताइए जरा ये कितना आता है? तो C/O आएगा 1:1। अरे बोलो भैया, यही आएगा। तो अब ये बताओ जरा, ये फिर से क्या आ गया? मोल यानी एटॉमिक रेशियो। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो, यही तो पढ़ के आए हो तुम। तो ये रेशियो आ गए, आने दो। अब ये बताओ, बहुत ज्यादा गणिती नहीं है, कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 3। कार्बन अगर 1 है तो ऑक्सीजन कितना होगा? 1। इसमें कोई बहुत बड़ी गणित है? तो आइए, कार्बन, अरे पकड़ में आया कि नहीं आया यार? वहां से साफ समझ में आ रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन।
कार्बन अगर एक है तो हाइड्रोजन कितना? 3। कार्बन अगर एक है तो ऑक्सीजन कितना? 1। बन गया। अब यहां से जो बनेगा, रुके तो रहो, उछलना नहीं है, क्या यहां से जो निकल कर आता है वो इंपेरिकल फॉर्मूला आता है। और वो इंपेरिकल फॉर्मूला क्यों है? वो बना CH3O। CH3O नाम का कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं हो पाएंगी। तो अगर नहीं होगा तो मॉलिक्यूल के लिए क्या ये बात तय है कि इंपेरिकल फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करो इंटीजर से तो मॉलिक्यूल आता है। तो मैंने केवल कितने से गुणा करा के चेक किया? 2 से। C2H6O। अरे बोलो ना यार, क्या इतनी ऑर्गेनिक पढ़ चुके हो कि C2H6O का मतलब C2H5OH होता है? अरे बोलो, यानी कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। तो हमको कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकर काम करना है? C2H6। वो सॉरी, हाँ 2 बार हुआ ना, हाँ O2 हो गया, यानी इसको लेके काम करना है। अब यहां पे जो ट्रिक है वो सिर्फ इस सवाल पर है कि आप इसको लेके काम मत करना है। अगर आपने इससे आंसर निकाले तो गड़बड़ाने लगेगा आपका मामला। अब सर मतलब वो आ भी जाएगा अगर रेशियो के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो दुगना का डिफरेंस आएगा, वो आएगा बराबर ही, लेकिन वो गलत माना जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अब सर इसका वो क्या कराने जा रहा है? कंबशन। और किसके साथ लिखा है? द मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस बताओ, अगर कितने मोल इसके यूज कर रहे हो? 2 मोल। तो आ जाओ कंबशन रिएक्शन लिखो बैलेंस वाली। तो आप लिखोगे C2H6O2 प्लस O2 के साथ कराया। अब आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ये x+y/4 से काम बनने वाला नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स CO2 प्लस 6 हाइड्रोजन है यानी 3 टाइम्स वाटर। यही तो होगा। ऑक्सीजन टोटल कितना? 4 और 3 7, 2 पहले से मिल गया है, कितना और चाहिए? 5 ऑक्सीजन एटम, यानी स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना होगा? 5/2। क्लियर बात? अब इसके मोल कितने हैं? 2 मोल। तो भाई साहब अगर इसके 2 मोल है तो ऑक्सीजन के कितने मोल लगेंगे? 5/2 गुणे 2, यानी कि 5 मोल। यही आपका फाइनल मोल ही पूछे गए। हाँ मोल है। आंसर आपका कितना आएगा? 5। आई बात समझ में? तो अगर आपने सवाल नहीं किया है तो आप सवाल को अच्छे से समझ लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, अब थोड़ा बहुत तो देखो देंगे ही यार, कि बिल्कुल ही थोड़ी हलवा पकड़ा देंगे तुमको। अब तुमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अपना। और ये याद रखना है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है और ये आपका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इतनी बात तो तुम्हारे खुद ही समझ में आनी चाहिए कि अगर कुछ डेटा और नहीं दिया है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा तभी तो कंबशन होगा उसका। और इतना तय है कि जितने भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले होते हैं वो n टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। तो जब कुछ नहीं दिया होगा तो इंटू 1 करके, मतलब 1 तो है ही है, इंटू 2 करके ही आप अपना फॉर्मूला बनाओगे। अच्छा हाँ, अगर कभी 2 पे भी ना बने तो इसका मतलब है कि हमको मल्टीप्लाई और करते जाना है, उसको ये ध्यान रखना है। चले हटाएं, 52 हो गया, 53 पे आइए जल्दी से गुरु। हाँ तेरा मेरा, इधर आओ। राइट द सम ऑफ पोजीशन, यानी कि पहले नंबरिंग कर लो और फंक्शनल ग्रुप जहां जुड़ा और सब्स्टिट्यूएंट, यही दोनों लोग जुड़े होते हैं, इनकी पोजीशन का सम कर दो। आओ, क्या हमारा SO3H मेन फंक्शनल ग्रुप है? बोलो बेटा। तो जहां से लगा है वो नंबर 1 हुआ। अब इसको देखते हुए हम किधर जाएंगे? 2 3 3 पर ब्रोमो पड़ रहा है, 2 3 3 पर क्लोरो पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है ब्रोमो की तरफ चलोगे। ये है सम निकालना है। SO3H के लिए 1 है, Br 3 पर लगा है, NH2 4 पर लगा है, Cl 5 पर लगा है, तो 9 4 13। बहुत ही आसान सवाल, फ्री का क्वेश्चन, 13 आपका आंसर। क्लियर है मामला? अगले पे आओ। अब जैसे वो बड़ा सरल था तो ये आ गया कठिन। ये किसी ने सही किया है सर, मानना पड़ेगा भाई। ये अगर सही किया है तो तुम राजा बेटा हो फिर।
इधर देखो, सवाल देख लो पहले बढ़िया से और हमको स्ट्रक्चर बताना। ये बताओ जरा, मैं बोलता जाऊंगा तुम बताते जाना। ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल ये पूछ रहा है अपने को वो कंपाउंड चाहिए जिसमें OH कहां जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से। मैं एक एक करके बनाता जा रहा हूं तो वो सीक्वेंस ही होगा सर। ग्लाइकॉल का मतलब होता है CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये पहला वाला मैंने बनाया, तो एक बात तय है ये आंसर नहीं होगा। दूसरा ग्लिसरॉल, क्या ट्राई हाइड्रोक्सी मामला है? हर कार्बन के पास एक एक OH होगा। ये हो गया सर CH2 CH CH2, ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ाया, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। बोलो भैया क्या होता है सर? बेंजीन रिंग पर OH लगा हो और ऑर्थो का मतलब क्या है? ऑर्थो पर CH3, यानी आंसर में आएगा। अच्छा जब वो आएगा तो साला पैरा वाला भी आएगा, तो वहां बना के देखने की जरूरत नहीं थी। अगर एक बना लिए तो काम बन गया तुम्हारा। तो पैराक्रिसॉल ये भी आंसर में आएगा। फिनॉल तो तुम्हारा पुराना यार है, यानी कि फिनॉल 5वें नंबर पे बेंजीन के ऊपर OH डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, आएगा। एनिलीन, तुम सब समझदार आदमी, बेंजीन के ऊपर NH2 होता है, इसे लेने की कोई जरूरत। सातवां एनिजॉल, लेने की कोई जरूरत नहीं है, नाम है एनिजॉल, है तो सारा OCH3। अरे बोलो भैया, तो 3 आए हैं। अगला रिसोर्सिनॉल, इस क्लास में कौन बताएगा रिसोर्सिनॉल का फॉर्मूला? 3 पढ़ाए थे, नाम बताओ सीक्वेंस से। कैसॉल, रिसोर्सिनॉल और हाइड्रोक्विनॉल। क्लियर है मामला? आइए, रिसोर्सिनॉल में क्या OH और OH 1,3 पोजीशन पर होते थे? अरे बोलो भैया, चलो, यानी आंसर में आया। अरे लो, ये भी भाई साहब है। नवा कैसॉल, क्या 1,2 पोजीशन होती थी? हाँ है। 10वां हाइड्रोक्विनोन बोलो, हाइड्रोक्विनॉल बोलो, एक ही बात है, दो OH होते थे। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका कौन सा है? छठा। करेक्ट आंसर है 3 और 3 6। जिनका विकेट गिरा होगा, यहां भी गिरेगा और इनमें भी गिरेगा, काफी जगह गिरेगा। अगर स्ट्रक्चर पता है, डायरेक्ट सवाल इसी तरीके का आता है। तो जिन्होंने सही किया है उनको हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। यानी कि यह सवाल इसीलिए बनाया गया था कि शायद आप इसे कर ना पाए, तो आपने गलत साबित किया है, बहुत अच्छी बात है। चले अगला 27 नंबर, सॉरी 55 नंबर। बड़ा सिंपल कहानी है, अपन लोगों के पास तो सीधा फंडा है। क्या 3 डिग्री अमाइन तुम कह रहे हो? टर्शरी मतलब 3 डिग्री। 3 डिग्री का बस मतलब इतना, नाइट्रोजन की 3 डंडियां, यानी नाइट्रोजन 3 तरफ से कार्बन से फंसा हुआ नजर आना चाहिए। आइए, क्या यहां पर दिखा? 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 नहीं दिखा? नहीं दिखा? नहीं दिखा? नहीं दिखा? अरे बोलो भैया, तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। बता, ये भी, ये कितने लोगों ने किया है? नहीं किया? टेस्ट दिया था? तुम कह दोगे कि हम भूल गए थे, दिमाग ब्लॉक हो गया था हमारा। तो कहानी हमसे चलती नहीं है भाई। आइए, हाउ मेनी कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पेरेंट कार्बन चेन, यानी चेन सेलेक्ट करनी है। चेन वो लेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप। तो भैया OH वाले दिख ही रहे हमको। एक छोटा सा काम जो मैंने हजारों बार बताया है, कभी भी C2H5 दिख जाए तो याद रखना, याद रखना, उसे तुरंत 2 कार्बन में चेंज कर देना। बोलो यार, तो भाई सिर्फ सवाल था, कहानी खत्म है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अब अच्छा, वो ऐसे सवाल करा चुके हैं, तो अगर अभी भी तुम गलत कर रहे हो तो तुम जिद पे हो, फिर मतलब जिद तुम्हारी हम तोड़ ना पाएंगे। फ्री का सवाल है भाई,
5 सवाल तो ऐसे, अब यही सब पिक करने थे। अरे बोलो ना यार, पिक करके 100 नंबर लाओ ना यार, कौन रोकने वाला है तुमको। अब नहीं, हमने मूल कंसेप्ट का किया था, मरो जाके साले तुम। क्या है भैया, हो जाओ पहले तो। हाउ मेनी कीटोन्स ऑफ द फॉलोइंग हैज हेक्स रूट वर्ड। हेक्स मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितना कार्बन दिखना चाहिए, 6 कार्बन दिखना चाहिए। ठीक बात, आइए नंबरिंग कर लेते हैं। सर यहां पर 1 2 3 4 5 6 अंदर करो। यहां आते हैं, इधर देखो 1 2 3 4, विकेट गिर गया क्योंकि डबल बॉन्ड लगा है। फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या लेना है, मल्टीपल बॉन्ड। जिससे वो वाला सवाल गलत हुआ होगा उससे ये भी गलत हुआ होगा। हाँ सर, इधर आइए, 1 2 3 4 5 नहीं मिला, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 है। किधर से करें, 1 2 3 4 5, तो मेरे हिसाब से कितनी जगह पे दिख रहा है, 2 जगह पे। क्लियर है मामला, तो 2 ही दिया गया होगा आंसर। सही है सर, आंसर है 2। ये बढ़िया सवाल था यार। ये सवाल किस बात पर गलत हुआ, अगर किसी भी फॉर्मूले को रटो चाहे जैसे, अगर उससे कुछ कॉमन ले सकते हो तो ले लिया जाता है। तो जितने लोगों ने रटा है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, कहानी खत्म। क्योंकि सीधा फंडा है, जो चीज कॉमन होगी, जब रेशियो की बात आती है तो जो कॉमन हो सकता है वो कॉमन लेने के बाद रेशियो निकालना। आइए, पूछा गया मोहर सॉल्ट और पोटाश एलम द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। आइए सर, मोहर सॉल्ट क्या है, Fe, बल्कि आपके हिसाब से ही लिख दें, FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4, अरे बोलो ना यार, डॉट 6H2 लिखो। FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। अच्छा, यहां से 2 कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि Fe साला 1 है। अरे बोलो भैया, तो ये यही रहेगा। क्लियर बात। अगला पोटाश एलम, पोटाश एलम K2SO4 तुम्हारा वाला डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O और करके K2 Al2 SO4 की पावर 4 24H2O। 2 कॉमन ले लो, K Al SO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O। कंपैरिजन जब होगा तो इसी से होगा, वो थोड़ी ले लोगे। अब कहानी खत्म। कितने वाटर है, 6। कितने वाटर है, 12। यही तो मामला है। पूछ रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मोहर वर्सेस पोटाश। समझ ही गए होगे, मोहर में वाटर मॉलिक्यूल 6, पोटाश में 12, 1/2 आया। पूछ रहा है आंसर 10 की पावर -1 में देना है, तो जाहिर सी बात है क्या हम 1/2 को ऐसे लिख ले 10/2। अच्छा, ये नहीं कर पा रहे होगे शायद, तो 5 × 10 की पावर -1। क्या है आंसर, 5। ये कितने लोगों का सही है, तो ये छोड़ देते अगर गड़बड़ाया है मामला, किया ही नहीं होगा। अरे यहां तक पहुंचे ही नहीं होगे तुम, ये सरल था जबकि। सही है भाई। बताओ, कुछ पूछना है।
पूछने के तो कुछ बचा ही नहीं है, अब क्या पूछोगे तुमने। हो गया, हटाएं। चलो 59 हमें करके बताओ। ये बहुत बेहतरीन सवाल था यार, ये किसी ने किया है? 59 किसी ने सॉल्व किया है? करो। इसमें कुछ नहीं दिया था, इसमें अज्यूम करना था। फिजिकल का सवाल फुल एजम्पशन पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका सॉल्यूशन है सर, तो उसकी डेंसिटी हमको गिवन है 1.2 ग्राम और पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml होता है, ये अपने को सबको मालूम है, तो अपन लोग ग्राम पर ml लिखते हैं, वो ज्यादा बेटर रहता है लिखने में। अब सर कुछ दिया तो है नहीं, तो हमने मान लिया कि वॉल्यूम कितना है 1, यानी कि 1000 ml। क्या लिखा है? माना। माना पड़ेगा ही पड़ेगा। एक और बात, क्या पूछ रहा है? मोलैलिटी। मोलैलिटी का बड़ा सीधा सा फंडा है, हमसे वो ये जानना चाहता है कि NaOH के कितने मोल 1000 ग्राम वाटर में, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है? पानी। ये तो तय बात है। अब सर अगर मैंने वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाला तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। जाहिर सी बात है ml में ही रखोगे। डेंसिटी 1.2, वॉल्यूम 1000, यानी कितना आया? 1200 ग्राम। अब सुनिएगा सर, यहां से बुद्धिमानी का काम करना है। अगर 1200 ग्राम आया है तो एक बात बताइएगा, जब मैंने 1 लीटर माना है तो उस 1 लीटर में मैं ये मानकर चल रहा हूं कि मैंने NaOH के वॉल्यूम को नहीं माना है, क्योंकि वो है नहीं। तो मैंने माना कि एज्यूम NaOH का जो वॉल्यूम है वो क्या है? नेग्लिजिबल है, यानी कि हम उसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब सुनो, अगर 1200 ग्राम है तो ये पूरा 1 लीटर कौन है? पानी है, उसके अंदर NaOH का वेट पड़ा हुआ है। वॉल्यूम कंसीडर नहीं कर रहे, वेट कंसीडर कर रहे हैं सर। इसका मतलब 1000 ml वाटर मतलब 1000 ग्राम, तो यानी ये 1200 ग्राम में जो बंटवारा है, 1000 ग्राम क्या है? पानी। 200 ग्राम क्या होगा? NaOH। इसीलिए तो डेंसिटी बढ़ी है। ये है कहानी, ये है ट्रिक पॉइंट इस सवाल का। अब 200 ग्राम NaOH आ गया तो फिर कहानी वही, 1000 ग्राम में 1000 ग्राम पानी में 200 ग्राम NaOH। तो भैया 200 ग्राम NaOH मतलब 200/40 मोल NaOH। बोलो भैया, मतलब 5 मोल NaOH। 1000 ग्राम का मतलब 1 kg वाटर मतलब सॉल्वेंट। 1 किलो सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आंसर 5। जुआ खेलने वाला था गुरु, पंजे पे खेलना चाहिए था, बहुत बार आ रहा है। तो बंदी भी लगाया करो तो ऐसा देख के कोई एक ही पकड़ लो बार बार। पत्ता खेले हो कि नहीं? तुम जिंदगी में कुछ नहीं किए हो भाई, पत्ता खेले नहीं हो, जिंदगी हार रहे हो। सीखा नहीं जाता बेटा उसको, वो सीख जाता है अपने आप पे। पैसा लेके बैठो, जैसे ही डबल होता सब सीख जाता है आदमी। हाँ, सीखते कौन है मालूम है? 2 रुपया नहीं जिनके पास होता है। तुम्हारी बेगम मेरा बादशाह, जिंदगी तुम्हारी उसी में निकल जाएगी। ना बेगम मिलेगी ना बादशाह मिलेगा। सवाल देखिए जरा, ये वाला करके हमको बताइए। बहुत आसान है। 250 ml 0.5 मोलर NaOH, 500 ml HCl इसमें ऐड किया, कितना अनरिएक्टेड बचेगा, इसके बारे में बात हो रही। ये दोनों एक दूसरे को घटाएंगे, सीधा पढ़ना है सर। आइए, मोलैरिटी की बात कर रहे हैं इसलिए मैं मिली मोल की बात करूंगा। तो मैं कहूंगा मिली मोल किसके? NaOH के। क्या होते हैं? मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ml।
मोलैलिटी कितनी है 0.5, वॉल्यूम बेटा कितना है 250, तो जरा देखकर बताइएगा ये कितना आएगा 75 आता है क्या? तो 25 पंचे वो सॉरी 125 मिली इक्विवेलेंट NaOH के हमारे पास है। सॉरी यार, इक्विवेलेंट नहीं, मिली मोल, क्योंकि मोलैलिटी मिली मोल ऑफ HCl की मोलैलिटी दी है 1, वॉल्यूम दिया है 500, तो सर 500 मिली मोल आए HCl के। अब ये बताओ क्या इन दोनों का वैलेंसी फैक्टर 1 है? अरे बोलो भैया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि निकाल के घटा देना है, ना 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 ना, वैलेंसी फैक्टर क्या है 1 है। तो वैलेंसी फैक्टर अगर 1 है तो वो ये बता रहा है कि जितने मिलीमोल NaOH के और मिलीमोल HCl जो रिएक्ट करेंगे वो सेम अमाउंट में करेंगे, क्योंकि स्टाइकियो वो वैलेंसी फैक्टर 1 है। तो इसका मतलब 500 में से 125 निकल जाएगा, तो HCl के मिलीमोल अनरिएक्टेड कितने होंगे 500 माइनस 125, 375 मिलीमोल अनरिएक्टेड रहेंगे। उन्होंने पूछा है क्या अनरिएक्टेड HCl मॉलिक्यूल बताओ हमको, मिलीमोल से हमें किस में आना पड़ेगा मोल में आना पड़ेगा। बड़ा आसान है, 375 और मिलीमोल है तो मोल में आने के लिए 10 की पावर -3। बोलो भैया, जगह थोड़ी सी कम है तो यही बना दे रहे हैं। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं 6.02 10 की पावर 23। तो यहां पर अगर आप सब कुछ ठीक ठाक से सॉल्व करते हैं तो शायद आंसर 226 आता है। बोलिए सर, तो ये जिन्होंने बोला है कि इनको 10 की पावर 21 में चाहिए तो पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 226 गुणे 10 की पावर 21। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या है 226। ये है आपका। आज घर जाकर आप सभी लोगों को पूरे के पूरे 30 सवाल लगा लेने हैं, एक बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा। क्लियर है मामला? तो शायद कोई डाउट आउट नहीं है, केवल एक ऑप्शन था जो कौन सा वाला है बेटा, क्वेश्चन नंबर बोलो 47। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर कौन सा है? थर्ड पार्ट है। बात समझ में आ रही है? वो करेक्ट करा देंगे, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। इसीलिए डिस्कस कर लिया कि कोई सवाल ऊपर नीचे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सामने हो जाएगा। ठीक बात है सर, ओके।